जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 लेक्चर 36 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे हम डाटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 फॉर्म्स ऑफ डाटा नॉर्मलाइजेशन डिस्कस किया था। उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? अच्छा, उसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो बुक में टेबल बने हो ना, बेसिकली वो आई कैप के टेबल से डिराइव किए हुए हैं। क्लास में मैंने डिफरेंट टेबल यूज़ किए थे, आपको याद होगा। तो बेहतर ये होता है कि आपने जिस टेबल के साथ किसी कंसेप्ट को समझा है उसी टेबल के साथ उसको याद करें। तो हमने जो क्लास में टेबल बनाए थे, आप बुक वाले टेबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी बुक में जो टेबल है उनको क्रॉस कर दीजिए और जो क्लास में हमने टेबल ड्रॉ किए थे वो वहाँ पे या अलग से एक पेज के ऊपर लिख के साथ लगा लीजिए, क्योंकि जिस टेबल जिस फिगर से आपने कंसेप्ट को समझा होता है वो जैसे ही सामने आता है लिंक हो जाता है कि यहाँ पे सर ने क्या समझाया था और इसका क्या कंसेप्ट है। बुक वाले टेबल में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। अभी हाइब्रिड क्लास से मैं हो गया हूँ, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी जो कि मेरे ख्याल में इसी वजह से थी कि वो बुक के टेबल के साथ जो है वो उनको समझ रहे थे। तो कोशिश क्या करनी है आपने कि क्लास में जिस टेबल के साथ ना, क्योंकि टीचर जो है ना वो रिसर्च करता रहता है, जिस जगह पे उससे कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि जो कि स्टडी टेक्स्ट से ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन की गई है, तो फिर हम उस जो बेहतर चीज़ हमारी जजमेंट के मुताबिक होती है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन है जो आई कैप में लिखा हुआ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो मुश्किल है और उसमें एक दो चीज़ें मेरे ख्याल में मिस हैं। हमने टेबल में उसको इंक्लूड कर दिया था, स्टेप बाय स्टेप लेके चले थे, उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चलिए आज के टॉपिक। आज पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो क्या है? वो कहता है डाटा नॉर्मलाइजेशन आपने सीखी है, इसका फायदा क्या है? आपके ख्याल में डाटा नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा होगा? आपने सीखा, पढ़े बगैर बताइए, जज कर सोच सकते हैं कोई। डाटा से एनोमलीज रिमूव हो जाती हैं। डुप्लीकेशन, हाँ ये एक बड़ी चीज थी, डाटा में डुप्लीकेशन नहीं रहती। शाबाश, बिल्कुल ठीक। एरर्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, कोई इसका डिसएडवांटेज भी है? कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, टेबल्स की तादाद बढ़ जाती है। अब क्या है, जहां कहीं हमें प्रॉब्लम आती है ना, बेसिकली आप देखें हम कर क्या रहे हैं, हर फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन में हम अपने डेटाबेस को कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में भी हमने यही किया था, उसमें नंबर ऑफ रोज को बढ़ा दिया था। सेकंड और थर्ड में क्या किया था, उसमें टेबल नंबर ऑफ टेबल्स को बढ़ा दिया था। तो इससे क्या होता है, हमारा डेटाबेस जो है वो इंक्रीज होता रहता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उस साइज में बढ़ जाता है। और फिर जब अगर आपका सिस्टम पावरफुल नहीं है तो जैसे डेटाबेस बढ़ता रहेगा उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो होती जाएगी। ये कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, लगभग यही वो बुक में भी डिस्कस कर रहा है। आइए जरा पढ़ते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, नए कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले ये स्टडी कर लेते हैं। क्या कह रहा है, बेनिफिट्स एंड ट्रेड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। क्या बेनिफिट्स और ट्रेड ऑफ है भैया? रिड्यूस डाटा डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन अवॉइड हो गई, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, प्रिवेंट्स अपडेट एंड डिलीशन एरर्स। वो प्रिवेंट कर रहा है अपडेट और डिलीशन में जो एरर्स होते हैं, जैसे आपने बोला कि सर वो एक्यूरेसी डाटा को इंश्योर करता है, डाटा एनोमलीज जो होती हैं उनको रिमूव करता है। वो वही बात कर रहा है दूसरे अल्फाज में कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जहां कहीं एरर्स का चांस होता है, जहां एनोमलीज आती हैं, उनको रिमूव कर देता है, ठीक। और फिर कीप्स डाटा कंसिस्टेंट एंड इजियर टू मेंटेन, ठीक है। जनरल बेनिफिट्स है, इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, जनरल। डाटाबेस को मैनेज करना, ऑपरेट करना आसान हो जाता है। फिर ट्रेड ऑफ्स क्या है, ट्रेड ऑफ से मुराद इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टेबल्स मेकिंग क्वेरीज कम्प्लेक्स। नंबर ऑफ टेबल इंक्रीज हो जाते हैं। आपकी एक क्वेरी हो सकता है पहले एक टेबल में रन करें, फिर उस टेबल को अगर किसी दूसरे टेबल के साथ रिलेट किया जो कि आपने अलग रखा हुआ है, वो फिर वहां से उस लिंक के जरिए से, लिंकिंग करते हैं ना, वो लिंक के जरिए से दूसरे टेबल में चला जाएगा, वहां पे फिर अगर लिंकिंग हुई है वो तीसरे टेबल पे चला जाएगा, जो क्वेरी है वो कम्प्लेक्स हो जाएगी। हालांकि इसका फायदा भी है, वो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो जाएगी, मतलब डिफरेंट टेबल्स में क्वेरी मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट, कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस व्हेन कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। मल्टीपल टेबल से वो डाटा कंबाइन कर रहा होगा क्वेरी सर्च करते हुए, परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। ये कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो फिर से बताइए जरा, क्विक राउंड अप करते हैं। डाटा नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? डुप्लीकेशन, डाटा एरर्स, एनोमलीज अवॉइड हो जाती हैं, ठीक है। डाटा हमारा कंसिस्टेंट एक ही पैटर्न के मुताबिक हमारे पास है, फॉर्मेट के मुताबिक है। ऐसा नहीं है जैसे वो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम होती थी ना, कि लिस्ट की लिस्ट ही बना, एक साल के अंदर पूरी लिस्ट ही बना दी, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। वो डाटा को कंसिस्टेंट रखता है, वो लुक में अच्छा लगता है। जाहिर है कि एक ही वैल्यू होती है हर एट्रीब्यूट में, मतलब किसी एट्रीब्यूट में 2 वैल्यूज होती, किसी में 10 होती, वो कोई क्लीन डाटा ना होता, कंसिस्टेंट डाटा ना होता, ठीक है। तो फिर ट्रेड ऑफ क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है? वो नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात क्वेरी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके। अच्छा, जरा फिर से जरा क्विकली मैं तसल्ली करना चाहता हूँ अपनी। हमने नॉर्मलाइजेशन के रूल पढ़े, ठीक है, डाटा नॉर्मलाइजेशन। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है? पहले मुझे प्रॉब्लम बतानी है, फिर आपने सॉल्यूशन बताना है। हाँ जी, एक एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यूज होना, इसका मतलब है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। और इसका हल क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट रखें, ठीक है, हर वैल्यू का अलग से रो क्रिएट करते हैं। फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या होती है? पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन उस टेबल में कंपोजिट की है, वो कंपोजिट की पे नहीं, पार्ट ऑफ कंपोजिट की पे डिपेंड कर रहा है, ये मसला है। तो इसका हल क्या था? हमने हल क्या निकाला? हाँ, टेबल को सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन में क्या था? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी, पहले प्रॉब्लम बताइए। कि जो आपका एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की बजाय किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में यही फर्क है। सेकंड फॉर्म में वो डिपेंड तो करता है, हाँ, लेकिन दूसरे प्राइमरी की पे डिपेंड तो करता है, लेकिन वो प्राइमरी की पार्शल थी। और थर्ड फॉर्म में तो वो नॉन की पे डिपेंडेंट होता है, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसमें हमने क्या किया था? वो टेबल वो जो था इनडायरेक्ट डिपेंडेंस जिस एट्रीब्यूट की थी उसका टेबल अलग बना दिया था भैया। वो अपने टेबल में उसकी डायरेक्ट डिपेंडेंस हो जाएगी, ठीक है, प्राइमरी की पे, अपनी प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा होगा, और मेन टेबल में से वो निकल जाएगा। क्लियर, कंसेप्चुअली क्लियर है? ओके। एग्जाम में अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन, क्या अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन बताइए, प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, किस प्रॉब्लम के लिए ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्रिएट की गई है, और इसको आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो आप बता देंगे। हर फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन में आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है, नंबर 1 प्रॉब्लम, नंबर 2 इसका सॉल्यूशन। और एहतियातन अगर हो सके, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा अनसर्टन है कि पेपर में एग्जैक्ट टेस्टिंग कैसे करेगा, तो जब अनसर्टन होते हैं ना, तो हम फिर क्या करते हैं, दोनों तरह से काम कर लेते हैं। कि अगर हमें अंदाजा नहीं है कि वो शायद रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछे, वो भी तैयार कर लेंगे, लेकिन अगर टेबल उसने बनवा लिया, ठीक है, अभी चूंकि अनसर्टन है, अब पेपर जब पहला होगा फिर पता चलेगा वो टेबल्स आपसे बनवाता है कि नहीं बनवाता, लेकिन हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अनसर्टेनिटी है ना, जब अनसर्टेनिटी है दो चीजों में, तो हमें बजाय ये कि मोस्ट प्रोबेबल चीज की तैयारी करें, हम दोनों चीजों की तैयारी कर लेते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो आपने क्या करना है, एक अपना टेबल खुद से भी कोई क्रिएट करना है, खुद से सोच के टेबल जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन का रूल वायलेट हो रहा हो, और फिर एक छोटे छोटे टेबल, दूसरा छोटा टेबल क्रिएट करना है जिसमें वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन का रूल मीट हो रहा हो, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन के वायलेशन का टेबल, और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करने का टेबल, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन में टेबल प्रॉब्लम का, और फिर उसको सॉल्यूशन का टेबल। ये 6 टेबल आप बना दीजिएगा, कर लेंगे ये काम? हाँ, शाबाश शाबाश। इसमें थोड़ा आपको सोचने का मौका भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रेडीमेड चीज सामने रखी है ना, उसका एनालिसिस करना आसान है, जब खुद क्रिएट करनी होती है ना, बहुत सी थॉट्स आती हैं, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद आज हमने टेस्ट भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग से पहले दो एग्जांपल्स, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन जाहिर है नॉर्मलाइजेशन के बाद तो बिल्कुल ही आसान लगेगा आपको। नॉर्मलाइजेशन भी इतना मुश्किल नहीं है अगर आप उसको समझ के टेबल सामने रख के फिर देखें। आप अपने नोट्स बनाते हैं जी सर, ओके। एक नोट्स आपके हैं करंट सेशन के, ऐसा ही है। कुछ आपके नोट्स होंगे प्रीवियस सेशन के, या मे भी कुछ स्टूडेंट्स ने कॉलेज लाइफ में नोट्स बनाए हो, अभी भी हो, स्कूल लाइफ में बनाए हो, अभी भी हो। आप में से कितने स्टूडेंट के पास, ये वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, कितने स्टूडेंट के पास अपने स्कूल लाइफ के, या स्कूल लाइफ छोड़े कॉलेज लाइफ के नोट्स अभी भी मौजूद हैं? संभाल के, शाबाश, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, गुड। इसको संभाल के रखिएगा, ये काम आते हैं, ठीक है। ये काम इवन आपने कैफ लेवल पे जो कुछ पढ़ा सीफैफ लेवल पे काम आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, ठीक है। ये मेरा एक दोस्त था, उसने अपने कोई 12-13 साल पुराने अपने कॉलेज लाइफ के नोट्स संभाल के रखे हुए थे। वो एक मैंने कंसेप्ट पढ़ाना था, तो मैंने उससे पूछा भाई ये कंसेप्ट, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA की है, ये कंसेप्ट कैसे है? वो अपने पुराने नोट्स रहे, उसने कहा आ जाओ मेरे घर। और घर गया, उसने वो अपनी कोई लाइब्रेरी सी छोटी सी मेंटेन की हुई थी, उसमें से उसने वो नोट्स निकाले, उसने कहा ये कंसेप्ट ऐसे ऐसे ऐसे। सीए में थोड़ा कंसेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के चक्कर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कुछ चीज़ें दरमियान में से बाज़ का स्टेप मिसिंग होते हैं। तो MBAs वगैरह जो होते हैं वो आपको खुला टाइम होता है उनके पास, वो तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं, तो सम टाइम उनको कंसल्ट करना पड़ता है। आपके ख्याल में क्या ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपने अपना डेटाबेस संभाल के रखा हुआ है जो पुराना कई सालों का है? बिल्कुल अच्छा। ये किस काम आता है? ये फ्यूचर में बाज़ औक़ात कोई हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या हमने कोई कंसेप्ट को रिवाइज करना है, तो पुराना हमारे पास पड़ा होगा, जो भी हमारे हाथ के नोट्स होंगे एक नज़र देखेंगे समझ आ जाएगी। इस तरह सम टाइम, एक ही एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, एक आपके करंट नोट्स हैं वो भी अहम है, एक आपके पिछले कई सालों के नोट्स हैं वो भी अहम है। दोनों को एक जगह पे तो नहीं रखते आप, अलग अलग जगह पे रखते हैं ना, क्योंकि वो जो पुराने नोट्स हैं वो कभी कभार आपने देखने। दूसरी मिसाल, आपने देखा मार्केट में अगर जाएं तो वहां पे कुछ दुकानें होती हैं बर्तनों की, उसमें नए बर्तन मिलते हैं, ठीक है, जैसे वो डिनर सेट वगैरह है वगैरह। एक होती है म्यूजियम, अगर कभी आप गए हो या आपने देखा हो मूवीज वगैरह में, टीवी वगैरह, क्या होता है वहां पे? पुरानी पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, वो हजारों साल पुरानी चीजें। मेरा सवाल ये है, क्या हजारों साल पुरानी चीजें हमें संभाल के रखनी चाहिए अगर कहीं से मिल जाए? किस लिए? वो एनालिसिस करने के काम आते। कौन सा एनालिसिस? कि हजारों साल पहले के लोग कैसी जिंदगी गुजारते थे, क्या टेक्नोलॉजी उस जमाने की यूज करते थे, वो ऐसा ही है ना, संभाल के रखना चाहिए एनालिसिस करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह मुझे बताइए, आज के दिन में अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है डेली बेसिस पे, हर ट्रांजैक्शन के साथ डाटा क्रिएट हो रहा है, क्या उसे सिर्फ करंट ईयर का या करंट मंथ का डाटा मेंटेन करना चाहिए, या उसे पिछले सालों का डाटा भी मेंटेन करना चाहिए? ये हमारा कोर कंसेप्ट है आज और आने वाले कल के लेक्चर का। पिछले सालों का भी मेंटेन करना, भाई किस लिए करना चाहिए? किस लिए करना चाहिए? हाँ जी, एनालिसिस करने के लिए, देखने के लिए भाई कौन सा कस्टमर है आजकल हमारे साथ डीलिंग नहीं कर रहा, लेकिन पिछले कई सालों में उसने हमारे साथ मिलियंस की डीलिंग की है। कौन सा कस्टमर है, कौन सा सप्लायर ऐसा है जिसने हमें 2-3 साल पहले गलत माल सप्लाई किया था, उसको ब्लैकलिस्ट किया हमने उससे दोबारा माल नहीं खरीदना, ठीक है। क्या पास ट्रांजैक्शंस का डाटा मेंटेन करना चाहिए? अच्छा, करंट का भी मेंटेन हो रहा है, पास्ट का भी मेंटेन हो रहा है। अब अगला सवाल मेरा, दोनों का डाटा एक ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या एक ही जगह पे स्टोर होना चाहिए कि अलग अलग जगहों? जो आपका दो टूल्स होते हैं हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, एक होता है हमारा टूल्स जिसे कहते हैं हम एनालिटिकल टूल, एक होता है प्रोसेसिंग टूल, ठीक है। एक है डाटा वेयर हाउस एनालिटिकल टूल। अगर हमने अपना पिछले कई सालों का डाटा
अलग मेंटेन किया हुआ है तो वो जिस जगह पे जिस फोल्डर में मेंटेन किया उसे बोलते हैं डाटा वेयरहाउस। और जो हमारा करंट डाटा है उसे बोलते हैं ऑपरेशनल डाटा। उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल डाटा। तो हमारा डाटा दो तरह का हो गया, एक वो करंट जो चल रहा है करंट एक्टिविटीज का, वो कौन सा डाटा है? ऑपरेशनल डाटाबेस। कौन सा? ऑपरेशनल डाटाबेस। और एक है हिस्टोरिकल डाटाबेस जो पिछले कई सालों का है। तो हिस्टोरिकल डाटाबेस जिस जगह पे मेंटेन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? डाटा वेयर हाउस। ये आपका एक तरह से म्यूजियम है जिसमें आपने पिछले कई सालों का डाटा मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हमने अपने डाटा को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, एक डाटा ऑपरेशनल और दूसरा हिस्टोरिकल। ऑपरेशनल कौन सा है? करंट वाला। ठीक है, और हिस्टोरिकल कौन सा? पास्ट का। करंट डाटा तो चले, करंट डाटा हमने पढ़ना है आने वाले कल में, आने वाले। जरा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए, इसका टाइटल क्या है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, OLTP। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये कौन सा? ऑपरेशनल डाटाबेस, ऑनगोइंग डाटाबेस, करंट डाटाबेस। किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से एनालिसिस होंगे? ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं OLTP। और ये जो डाटा वेयर हाउस है इसके साथ लिख ले ब्रैकेट में OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल वो कहां सा? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ये क्या? एनालिटिकल प्रोसेसिंग। क्योंकि वेयर हाउसिंग पास का डाटा है, किस लिए होता है? यूज एनालिसिस करने के लिए, पैटर्न देखने के लिए। भैया पिछले कई सालों में हमारी सेल्स का पैटर्न क्या चलता आ रहा है? क्या आप पिछले कई सालों में सेल्स का पैटर्न देखना चाहे, क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से देख सकते हैं? OLTP में सिर्फ करंट ऑपरेशनल डाटा होगा, OLTP। नेक्स्ट, करंट वाला। और अगर आपने पिछले कई सालों का डाटा देखना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको OLAP की तरफ जाना पड़ेगा, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, यानी डाटा वेयर हाउस। तो इन शॉर्ट डाटा वेयर हाउस क्या है? आपका पिछले सालों का डाटा सिंपल मेंटेन किया हुआ। अब आगे वो उसकी आपको रीजन बताएगा, एग्जांपल्स बताएगा, मेन कंसेप्ट इसका यही है। आइए जरा देखते हैं वो कैसे समझाता है। कहता है डाटा वेयर हाउसिंग क्या है? इसमें हिस्टोरिकल डाटा स्टोर किया जाता है। अच्छा, करंट डाटा नहीं, आज जो सेल्स हो रही है, इस हफ्ते की सेल, इस महीने की सेल, वो डाटा वेयर हाउस में नहीं जाएगी, नहीं, वो तो ऑपरेशनल डाटाबेस में जाएगी। ये हिस्टोरिकल डाटाबेस है, ऑपरेशनल डाटाबेस अलग है, वो कल पढ़ना है, आज हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज है? बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, डिसीजन सपोर्ट के लिए, डिसीजन के लिए। भाई पुराना डाटा है, वो सेल तो हो गई, उसके पैसे भी रिकवर हो गए। ठीक है, अब वो डेटर भी नहीं रहे, वो सप्लायर भी हो सकता है ना रहे हो जो 10 साल पहले थे, फिर भी किस लिए? भाई डिसीजंस करने के लिए। पिछले साल हमारा कौन सा कस्टमर है हमारे साथ अच्छी डीलिंग करता रहा है पिछले कई सालों से, उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दो, हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। सप्लायर हमें कौन कौन सा सप्लायर टाइमली डिलीवरी करता रहा है, हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिसीजंस में काम आता है, डिसीजंस में। ठीक है, इसे क्या पता चलता है? डाटा वेयर हाउस में जो डाटा होता है हिस्टोरिकल, उसमें पास्ट डाटा की बेस पे आप ट्रेंड, पैटर्न, इनसाइट एनालिसिस करते हैं। आपको खास तौर पे ट्रेंड का पता चलता है, ट्रेंड एनालिसिस पता है ना क्या है? पिछले कई सालों के डाटा की बेस पे अंदाजा लगाना अब आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। वो मुझे याद आ गया, वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ऐसा की टर्म हमने बोली थी, पढ़े थे। तो हमने फ्यूचर में जब देखना होता है, एनालिसिस करना होता है, आइंदा आने वाले साल में सेल्स क्या होगी, तो हमें पास का डाटा चाहिए होता है। फेंक तो नहीं देना चाहिए पास का डाटा, कहां करना चाहिए? डाटा वेयर हाउस में। ऑप्टिमाइज फॉर क्वेरी रिपोर्टिंग। ठीक है, इसको जाहिर है आपने एनालिसिस करने के लिए यूज करना होता है, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वाला वो आगे चल के पढ़ेंगे हम। ऑप्टिमाइज इस तरह करते हैं कि डाटा हमारा, याद रखिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। फिर से डाटा कहां से आ रहा है हमारा? डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट सोर्सेज। डिपार्टमेंट क्या? सेल्स का डाटा भी आ रहा है, परचेज का डाटा भी आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का डाटा भी आ रहा है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसके पास जो डाटा आ रहा होता है वो हो सकता है जैसे एम्प्लॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन, इससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से भी आ रही हो, इससे पेरोल डिपार्टमेंट से भी आ रही हो।
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का नाम पता सारा क्वालिफिकेशन होगी, पेरोल में उसकी सैलरी उसकी डिडक्शन वगैरह क्या होती है ये होंगी। हो सकता है फैक्ट्री सुपरवाइजर से भी एम्प्लॉयज के बारे में डाटा जनरेट हो रहा हो, भाई इसने हर रोज आके किस किस जॉब पे काम किया है, कितने घंटे काम किया है। तो एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मल्टीपल डिपार्टमेंट से जनरेट हो रही होगी। आपके ख्याल में जो हमारा डाटा वेयर हाउस है इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसे हर किसी एक यूनिट के बारे में पूरे डाटाबेस में से इकट्ठी करके सेंट्रलाइज्ड अवेलेबल कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए, एक ही जगह पे अवेलेबल हो इंफॉर्मेशन। आपने किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कोई भी क्वेरी करनी है तो आप कर सके, भाई पिछले साल इस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, पिछले साल इसने कितनी छुट्टियां की। अगर आप इस साल का डाटा मेंटेन करिए क्वेरी करना चाहें तो शायद मे भी आपको एम्प्लॉयज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से मिले, ह्यूमन रिसोर्स से कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट वेयर हाउस से सॉरी ये ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से मिले, फैक्ट्री से मिले, कुछ हो सकता है पेरोल डिपार्टमेंट से मिले। लेकिन जब डाटा वेयर हाउस में सारे जगहों का डाटा आ जाता है ना तो फिर उसको ऑप्टिमाइज फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। भाई एक तरह से यूनिफाइड डाटा अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया, कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये है डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट से आना। ठीक है, और आप डिपार्टमेंट वाइज डाटा मेंटेन कर सकते हैं, यानी सेल्स का डाटा अलग अलग डाटा भी अवेलेबल होगा और आप अगर सेंट्रलाइज क्वेरी रन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी सेल्स का डाटा यहाँ पे अलग आ जाएगा, उसका भी अलग डिपार्टमेंट मेंटेन या अलग डाटा होगा, परचेजेस का अलग होगा, ह्यूमन रिसोर्स का अलग होगा। एक तो यह है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा आ रहा है, डाटा वेयर हाउस में डाटा कहां से आ रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ये हर डिपार्टमेंट का डाटा हैंडल कर लेगा, सेल्स का भी कर लेगा, परचेज का भी कर लेगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। दूसरा सुने, मसला असल में ये नहीं था, इससे बड़ा फायदा जो है ना इसका वो क्या है कि इसमें ये एबिलिटी होती है डाटा वेयर हाउसिंग कि डाटा डिफरेंट फॉर्मेट से भी एक्सेप्ट कर ले। आपको पता है डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, कभी डाटा हमारा होता है स्ट्रक्चर्ड, किसी जगह पे होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, किसी जगह पे होता है अनस्ट्रक्चर्ड। भाई डिफरेंट फॉर्मेट में होता है ना। स्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल दीजिए, टेबल्स और रो के फॉर्म में। सेमी स्ट्रक्चर एक्सेल जैसे, शाबाश। और सेमी स्ट्रक्चर की एग्जांपल दीजिए, जेसन फाइल्स, HTML, XML। HTML और XML में क्या होता है, मार्कर और टैग की बेस पे डाटा मेंटेन हो रहा होता है। और जेसन फाइल में क्या होता है, की और वैल्यू, की और उसकी वैल्यू, ये पेयर बनाए जाते हैं, ये की इसकी ये वैल्यू, ये की इसकी ये वैल्यू। बात ये तकरीबन लगभग एक जैसी है। ये सब। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है, हाँ वो जो अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब किसी स्पेसिफिक सेट को फॉलो नहीं करता, जैसे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ गए, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेजेस वगैरह वगैरह। अब आपको पता है कि हर तरह के डाटा को प्रोसेस करने के लिए अलग स्किल चाहिए। जरा मुझे बताइए कि हमने क्या पढ़ा था वो चैप्टर 1 में कि जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है इसको प्रोसेसिंग के लिए कौन सी स्किल चाहिए, कौन सा टूल चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। शाबाश शाबाश। लेकिन इसमें ये एबिलिटी होती है, ये किसी भी फॉर्म का डाटा हो ना, किसी भी सिस्टम पे बन रहा हो, ये उसको प्रोसेस कर सकता है। यानी इसने एक काम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और दूसरा काम क्या, मल्टीपल फॉर्म, उसको भी हैंडल कर लेता है। डाटा वेयर हाउस की कौन कौन सा डाटा, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का डाटा भी इसके पास होगा, और क्या होगा, मल्टीपल फॉर्मेट्स का भी होगा, मल्टीपल ईयर्स का भी होगा। ठीक है, ये है डाटा वेयर हाउस, इसलिए उसने बोला ऑप्टिमाइज फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग। और ये याद रखिए, ये डाटा वेयर हाउसिंग डेली ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, नहीं है। डाटा वेयर हाउस डेली ट्रांजैक्शन के लिए, क्यों, डेली ट्रांजैक्शन के लिए क्या है, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जिसे हम ऑपरेशनल डाटाबेस भी बोलते हैं, वो अलग है। भाई ये बात समझ आ गई डाटा वेयर हाउस की क्या है। ये हमारा स्टोरेज है पास्ट ट्रांजैक्शन की, किस लिए किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए। इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए। कैसे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं और मल्टीपल ईयर्स हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। कहता है की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपने डाटा वेयर हाउस ये समझ लिया है तो समझिए की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर हो गए लगभग।
कह रहा है सब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो रैंडमली नहीं किया जाएगा। आपने पुराने नोट्स जिन स्टूडेंट से संभाल के रखे हुए हैं, कितने स्टूडेंट से रैंडमली संभाल के रखे हुए हैं, बस उधर जो भी नोट्स है पुराने बोरी में बंद किए। कभी कभी ऐसा भी कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोरी बंद के थैला रखा बंद किया उसमें बस रख दिया। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तरतीब से रखे हुए हैं, जरा हाथ उठाए है कि ये मेरे फॉर एग्जाम्पल तरतीब कोई भी हो सकती है, वो तरतीब सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती है, वो तरतीब आपकी आपके स्टडी सेशन वाइज भी हो सकती है, मैट्रिक के ये है, फर्स्ट ईयर के ये है, सेकंड ईयर के ये है। कितने स्टूडेंट्स ने ईयर वाइज डाटा लाइब्रेरी सी बना के रखी हुई है, और कितने ने सब्जेक्ट वाइज बना के रखी हुई है, सब्जेक्ट वाइज बना के रखी है आपने, शाबाश शाबाश। यही वो कह रहा है, यही वो कि भाई जो डाटा वेयर हाउसिंग है ना, इसमें हम सब्जेक्ट वाइज सारा डाटा मेंटेन, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वो नहीं होगा, वो मैथ अलग हो गया, इंग्लिश अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गई। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट से क्या मुराद है, डिपार्टमेंट्स, सेल्स का अलग है, इन्वेंट्री का अलग है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है। ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं, फोकस ऑन एनालिसिस नॉट ऑपरेशन, ये तो जरूरी नहीं डुप्लीकेशन। भाई सब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया आपको, जैसे आप अपने पुरानी बुक्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज मेंटेन करते हैं, ये भी पिछले सालों का डाटा। हाँ, क्योंकि असल में जब एनालिसिस करना होगा जरा सोचे प्रैक्टिकली, तो हमें ये चाहिए होगा कि पिछले कई सालों की सेल्स क्या है, तो हमें सिर्फ सेल्स हमारे लिए अहम है, उस क्वेरी में परचेजेस नहीं है। ज्यादातर हम जो एनालिसिस के लिए क्वेरीज रन करते हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज होती है। भाई पिछले सालों में हमारे पास कितने एम्प्लॉइज थे, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड डाटा, इंटीग्रेटेड, अच्छा हेडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी आपको, कंसेप्ट अंदर सिंपल है, ठीक है। जैसे इसको अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ मैच ना करें, फिर ये हेडिंग समझ आना मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन जब आप अपने कॉलेज के नोट्स के साथ सब्जेक्ट के साथ मैच कर दिया, आपको आसान पता चल गया आसानी से कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट से मुराद क्या है, डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे इंटीग्रेटेड डाटा सोर्सेस कहना क्या चाह रहा है, मल्टीपल फॉर्मेट। अगर भैया किसी भी फॉर्मेट में डाटा आए, वेलकम वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है डाटा वेयर हाउस को। अब जाहिर है हर फॉर्मेट का अलग अलग डाटा वेयर हाउस थोड़ी बना सकते हैं, तो इसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हर तरह की फाइल को प्रोसेसिंग कर सके, वो चाहे किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बनी हो। कोई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम बता सकते हैं आप? ओरेकल शाबाश, एसक्यूएल शाबाश, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल शाबाश। कोई छोटे मोटे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपकी तो फील्ड है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, पीएचडी हुआ करता था हमारे जमाने में, और वो होता था, और इसके अलावा एक सेज होता था सॉफ्टवेयर, क्विक बुक्स, शाबाश। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जितने भी सॉफ्टवेयर डाटाबेस, क्या इनका फाइल फॉर्मेट एक जैसा होता है क्या? डिफरेंट होता है। तो अगर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वैसे तो होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फर्ज करें डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहे हैं, क्या आपके इस डाटा वेयर हाउसिंग में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये हर तरह के फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर सके, प्रोसेस कर सके? बिल्कुल यही है। और इस तरह आप देखें आजकल जो एआई आप यूज करते हैं, उसमें भी जैसे आप किसी भी फाइल फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हैं, लगभग हर फाइल फॉर्मेट को रीड कर लेता है। पहले ऐसा नहीं था, अभी भी जाहिर है कुछ सबको तो रीड नहीं कर पाता होगा, आहिस्ता आहिस्ता कैपेबिलिटी बढ़ती है। इनिशियली तो बिल्कुल भी वो फाइल को सपोर्ट नहीं करते थे, शुरू के 2-3-4 महीनों में। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने पीडीएफ को उन्होंने रीड, पीडीएफ और वर्ड को रीड करना शुरू किया। अब आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल फाइल्स, अब तो कोडिंग भी कर लेते हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग फाइल भी। वो कहता है कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर, जैसे आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, ईआरपी सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल फ्लैट फाइल क्यों ना हो, पीडीएफ फाइल हो, चाहे प्रोग्रामिंग फाइल्स हो, इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर क्या है, डाटा ऑटोमेटिकली वो क्लीन कर लेता है, स्टैंडर्डाइज कर लेता है। तो ये वाला काम तो छोटे से छोटा जो है सॉफ्टवेयर वो भी कर लेता है। ये इतना बेसिक है डाटा क्लींजिंग का काम। याद है डाटा क्लींजिंग किसे बोलते थे, किसे बोलते थे डाटा क्लींजिंग? पढ़ा कहाँ था? 7 स्टेजेस में। 7 स्टेजेस थी क्या 6 थी? 7 स्टेजेस थी। अब पहली स्टेज कौन सी थी और आखिरी स्टेज कौन सी थी, सिर्फ ये बता दे। डाटा कलेक्शन। आखिरी क्या थी? ऑप्टिमाइजेशन थी। कि वो आर्काइवल स्टेज थी, मुझे लग रहा है, पता नहीं वो आर्काइवल थी लास्ट स्टेज। डाटा लाइफ साइकिल, हाँ जी, वो डाटा लाइफ साइकिल में आता है। आप कौन सी बता रहे हैं?
डाटा स्टोरेज की। डाटा लाइफ साइकिल की पहली स्टेज क्या थी, आखिरी स्टेज क्या थी, क्या थी? कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना, है ना, मुझे भी लग रहा है पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आ रही क्या पढ़ा था। ये फीलिंग मेरी थी। मैं इसलिए आपको रिकॉल करवाता हूँ, सीफैब का पेपर था हमारा, आईटी का पेपर देने के लिए गया, यकीन कीजिए क्वेश्चन पेपर सामने, हालांकि कुछ ना कुछ सीफैब पे बचा, कैफे भी बचे जाते हैं, कुछ ना कुछ तैयारी करके जाते हैं, तो मैं तैयारी करके मैं गया था, वो पेपर सामने आया, हर क्वेश्चन में मुझे ये पता था ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मुझे पता था, अब आगे लिखना क्या है ये मुझे नहीं पता था। मतलब जैसी चीजें धुंधली धुंधली होती है ना, धुंधली धुंधली, वो बस चीजें थी, क्लैरिटी के साथ नहीं थी कि ये हेडिंग है और ये लिखना है, बस ये पढ़ा हुआ है कहीं, ये मैं, चाहे मुझे ये भी याद आ रहा था ये मैंने उस दिन पढ़ा था, कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं खास बुक में पढ़े होते हैं, उस दिन ये कि क्या लिखना है कुछ नहीं, हमने उस अटेम्प्ट में फिर नहीं हो पाया, लेकिन अगली अटेम्प्ट में फिर हो गया। वो ये तो पता चल गया कम से कम ऐसे पूछता कैसे। पास्ट पेपर आप चाहे जितने मर्जी कर लें, एग्जाम में जाके पेपर हाथ में आता है, उस वक्त जो एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो नॉर्मली नहीं होती। उसकी एक रीजन होती है, क्योंकि पेपर में आपके सामने हर तरह का क्वेश्चन आ रहा होता है, तो आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जब आप खुद से तैयारी कर रहे होते हैं टॉपिक वाइज, तो सिर्फ उसी एक ही चैप्टर का क्वेश्चन सामने आता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब आपके मल्टीपल चैप्टर्स हो जाएं, तो आप एक दिन में एक चैप्टर की रिवीजन ना किया करें, कोशिश करें एक दिन में मल्टीपल चैप्टर की रिवीजन करें या मल्टीपल टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें। बहरहाल चले वापस आते हैं, तो भैया इंटीग्रेटेड डाटा सोर्स में क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा है, डाटा जो है वो सारे का सारा मल्टीपल फॉर्मेट से एक्सेप्ट करेगा और इसको एक यूनिफाइड फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ये टेक्निकल एग्जांपल वो समझ आ गई तो लिख लीजिएगा, वरना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। ये इंटीग्रेटेड डाटा सोर्स समझ आ गया। इसमें क्या कंसेप्ट है, मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आओ, जिस तरह का भी डाटा आओ ले आओ भैया, हमने अपने यूजर के सामने उसको यूनिफाइड वे में एक ही तरीके से प्रेजेंट करना। डन? ओके, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया, इंटीग्रेटेड डाटा सोर्स समझ आ गया। टाइम वेरिएंट स्टोरेज, ये इसका क्या मतलब है, मल्टीपल ईयर्स का डाटा अवेलेबल है, एक साल का नहीं, मल्टीपल। जाहिर है एनालिसिस का डाटा वेयरहाउस का पर्पस यही है, एनालिसिस करना है पास्ट का हिस्टोरिकल डाटा का। ये क्या है, ये समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना, समझने के लिए। मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ये क्या है, मल्टीपल फॉर्मेट, ये क्या है, मल्टीपल ईयर्स। क्यों मल्टीपल ईयर्स का डाटा हम संभाल के रखते हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। वो हर सब्जेक्ट के लिहाज से डिफरेंट एनालिसिस हो सकता है, पेरोल में डिफरेंट हो सकता है। भैया कौन से एम्प्लॉयज हमारे पास कब से काम कर रहे हैं, उनको बोनस देना है, उनको इंक्रीमेंट देना है, या उनको पेंशन लगानी है उनकी। सेल्स में अलग डाटा, कौन सी प्रोडक्ट हमारी पास में कितनी सेल होती रही है, फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा, इस पर्पस के लिए वो हर सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हो सकता है हमारा पर्पस। तो टाइम वेरिएंट स्टोरेज का मतलब, हेडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन कंसेप्ट उसके अंदर आसान है। टाइम वेरिएंट, वेरिएंट पता नहीं क्या, एक लगता है कोई टेक्निकल चीज है, कुछ भी नहीं है। टाइम वेरिएंट स्टोरेज क्या मतलब, मल्टीपल ईयर्स का डाटा स्टोर किया हुआ है, किस लिए, एनालिसिस करने के लिए। नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या, जो चेंज हो, चेंज हो। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, जो चेंज ना हो। और डाटा आपने एक दफा उधर रख दिया ना डाटा बेरा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो डाटा आपने चेंज करना है ना, उसे आप वेयर हाउस में नहीं रख सकते, उसे कहां रखेंगे, ऑपरेशनल डाटाबेस में, OLTP में, जो हमने कब पढ़ना है, कल आने वाले कल में पढ़ना है, और जब जो भी लेक्चर होगा। भाई कुछ क्लियर हुई है बात। नॉन, तो 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, इंटीग्रेटेड डाटा सोर्स हो, टाइम वेरिएंट, नॉन वोलेटाइल। जरा समझाएं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का डाटा मेंटेन करें, और इंटीग्रेटेड डाटा सोर्स मल्टीपल फॉर्मेट आ जाए। फिर इसके बाद टाइम वेरिएंट, मल्टीपल ईयर का डाटा है, और नॉन वोलेटाइल, चेंज नहीं करना आपने। तो आपने देखा हेडिंग्स थोड़ी टेक्निकल हैं, बस कंसेप्ट अंदर सिंपल है। ये आईटी वालों की आदत होती है, ये मेरा जाती तजर्बा भी है। आसान सी बात समझ आने वाली होगी, ऐसे टर्म यूज करते हैं बंदा उड़ जाता है, बंदा दिमाग, ये इतनी टेक्निकल चीज,
पता चलता बस थोड़ा सा बटन दबाना, उसको पता नहीं जीवो गरीब नाम दिए होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप भी आदी हो जाएंगे। इसका एक फायदा ये भी है, और कुछ भी फायदा ना हो इस सब्जेक्ट का, एक फायदा, और वो फायदा बहुत जरूरी है, अगर मेरे से पूछिए आप, वो फायदा ये है, आप आईटी लोगों के साथ, प्रोफेशनल के साथ बात कर सकते हैं और उनकी बात को समझ सकते हैं। वरना हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट की लैंग्वेज और आईटी प्रोफेशनल की लैंग्वेज में फर्क होता था, वो हमें पता ही नहीं चलता था। वो बात करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, प्राइसिंग होती थी, वो ऐसी ऐसी टर्म्स यूज कर देते, हमें लगता था बड़ा कोई कम्प्लेक्स टास्क है। वो फिर एक दो को खुद किए तो पता चला ये तो काम ही कोई नहीं। ठीक है, तो कम से कम आप उनसे बात करने और उनसे की बात समझने के काबिल हो जाते हैं। मैं क्लियर ये? चलिए, अच्छा आप मुझे ये बताइए, टेस्ट आप चैप्टर 1 रिवाइज करके आए हैं? चलिए फिर यहाँ पे लेते हैं छोटा सा पॉज, तब तक आप टेस्ट 1 अपने सामने रखिए, उसको डिस्कशन करते हैं। वैसे टेस्ट 1 बेचारा क्या सोचता होगा, है मुझे लिफ्ट ही नहीं कर रहा, रोज बुला लेते हैं मुझे और ऐसे ही वापस भेज देते हैं, डिस्कशन ही नहीं करते। तो आज जरा इसकी डिस्कशन भी कर लेते हैं, पास कीजिएगा जी। चलिए डिस्कशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये डिस्कशन थोड़ी सी हमारी डिटेल होगी, मैं सिर्फ टेस्ट डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इसकी रिवीजन भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसी बहाने रिवीजन भी कर ले, थोड़ी डिस्कशन ज्यादा होगी, मे भी आज के लेक्चर में कंप्लीट ना हो सके, लेकिन देखिए आपके ख्याल में रिवीजन भी हो जाए, इसे रिवीजन स्टाइल में करवाएं वो ज्यादा बेहतर है कि टेस्ट डिस्कशन स्टाइल में कराएं? कितने स्टूडेंट का टेस्ट डिस्कशन हो, सिर्फ कितनों का रिवीजन स्टाइल में हो? शाबाश। तो फिर मैं उसमें रिलेटेड चीजें अगर एक्स्ट्रा हुई वो भी पूछूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, मे भी आज के लेक्चर में कंप्लीट ना हो सके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। अब आपने कुछ चूंकि टॉपिक से पढ़ लिए हैं तो अब आपको कंपैरेटिवली ये टेस्ट इजी लगेगा, या कम से कम इसमें क्वेश्चन की समझ आ रही होगी कि पूछ क्या रहा है और बताना क्या है। कह रहा है फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट एन एडवांस्ड डाटा एनालिटिक सिस्टम। फॉर दिस इनिशिएटिव टू बी सक्सेसफुल इट इज क्रिटिकल डाटा यूज्ड इज रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड फिट फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। Poor data quality in the past has led to reporting errors, regulatory non-compliance and lost business opportunities. कह रहा भैया डाटा हमारा सही मेंटेन नहीं होता रहा। Required identify and briefly discuss any 5 key data quality dimension. Key data quality. डाटा में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? डाटा कंपनी should evaluate to ensure data is suitable for strategic decision making and regulatory reporting. अच्छा, आपने अगर थोड़ा सा शार्प माइंड हो ना तो 2-3 तो उसने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिए। हेल्प होगी आपको। कौन कौन सी क्वेश्चन के अंदर बताइए वाला? रिलायबल, कंसिस्टेंट, और क्या? एक्यूरेसी, और टाइमलीनेस, और रेलिवेंट। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? डाटा करेक्ट, जैसे एग्जाम्पल कोई नेम वाले कॉलम में नंबर ना लिखा हो, छोटी छोटी एग्जांपल दे दें, कोई टेक्निकल एग्जांपल। ये क्या है? जैसे नाम जो है वो गलत लिख दिया, ईमेल में वो @ का साइन नहीं डाला, ये है एक्यूरेसी के इश्यूज। एक्यूरेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब क्या है? किसके मुताबिक कलेक्ट करना है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक रेलिवेंट हो। और क्या था? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? मल्टीपल रिक्वायरमेंट, हाँ नेम है, सबका नेम लिखा हो, ये कंसिस्टेंट। हाँ, कोई डाटा मिसिंग हो, वो तो कंप्लीटनेस में नहीं आएगा डाटा मिसिंग होना। कंप्लीटनेस था कोई डाटा क्वालिटी में? हाँ, कोई फील्ड मिसिंग ना हो, ये तो कंप्लीटनेस में आएगा। कंसिस्टेंसी में, हाँ डाटा फॉर्मेट कंसिस्टेंट हो। जैसे आपको पता है डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं सेल के, कोई होता है डेट फॉर्मेट, कोई होता है टेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक, ये इस तरह के हर फील्ड में ना हमने फॉर्मूला लगाए होते हैं। ठीक है, उस रूल के साथ जो कंस्ट्रेंट हमने फिक्स किया है उसके साथ कंसिस्टेंट हो डाटा। चले क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम? डाटा क्वालिटी समझ आ गई आपको क्या है? और ये बाद में हमने क्या पढ़ा था इसके बाद? डाटा क्वालिटी कौन इंश्योर करता है? डाटा स्टीवर्ड। डाटा स्टीवर्ड तो जूनियर होता है, डाटा इसका सीनियर कौन होता है? डाटा ओनर। शाबाश। क्वेश्चन अगर आपसे 3 नंबर के लिए पूछा जाए डाटा स्टीवर्ड और डाटा ओनर में फर्क बताइए, क्या बता सकते हैं? अच्छा, मुझे नहीं लगता बता सकते हैं। आपको लगता है बता सकते हैं? कोई बात नहीं, देखते हैं।
A data analyst is tasked with gathering original information for a market research project to assess customer preferences for a new product line. कह रहा है न्यू प्रोडक्ट लाइन है, उसके लिए कस्टमर की प्रेफरेंस, वो मार्केट निकल गया है रिसर्च करने के लिए. To ensure that data collected is first hand and specific to the objective, the data analyst decides to use primary data collection method. हाँ, ये उसने अच्छा काम किया. मुझे प्राइमरी डाटा कलेक्शन का एक फायदा तो बता दीजिए. फायदा बता दें. फायदा प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड का कोई फायदा बता दे. मेरा तो ख्याल है नुकसान ही नुकसान है. मेहनत ज्यादा, खर्चा ज्यादा. हाँ, रिलायबल. आपने खुद कलेक्ट किया है, आपने खुद की इसकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी को कंफर्म किया होता है. ये रिलायबल कंपनी की स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक होता है. किसी का अपने पर्पस के लिए बनाया हुआ, हम उसको मॉडिफाई करके अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे. हाँ, न्यू बना रहे हैं. शाबाश. क्या कह रहा है? कह रहा है ये एडवांटेज डिसएडवांटेज कहता है. ये तो आप ऐसे ही उस तरफ निकल गए, ये तो मैंने पूछा ही नहीं. पूछा क्या है? कह रहा है लिस्ट एनी 4 कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इन सच ए कॉन्टेक्स्ट. बताइए 4 कौन सा? फोकस ग्रुप. फोकस ग्रुप क्या होता है? भैया आप बिठा लो, आपस में उनकी डिस्कशन कराओ. इंटरव्यूज, ऑब्जर्व, रिसर्च, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट बड़े कॉस्टली होते हैं. ये बस वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं ना, वो नॉर्मली ज्यादा करती हैं एक्सपेरिमेंट्स. वो बंदर शंदर रखे होते हैं उन्होंने, गोरिल्ले सारे, छोटी छोटी दवाइयां दे के देखते हैं क्या असरात होंगे. हैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं. इसके अलावा भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो मिसाल दे रहा हूँ. 4 कॉमन मेथड प्राइमरी डाटा कलेक्शन के. क्लियर? अच्छा, सेकेंडरी के उसने नहीं पूछे, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं सेकेंडरी के भी आपसे पूछ लूं. सेकेंडरी कलेक्शन डाटा के कौन कौन से मेथड्स है कलेक्शन के? गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं. शाबाश. और वेबसाइट्स. हाँ, वेबसाइट से डाटा. हाँ, याद आया, कंप्यूटर की वेबसाइट से डाटा उठाते थे. वो एक खास नाम था. क्या नाम था? क्रॉलिंग नाम था उसका. क्या था? स्क्रैपिंग. वेब स्क्रैपिंग. याद आया? पड़ा लग रहा है. ऐसे पड़ा लग रहा है. हाँ जी. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. A digital marketing firm collects personal details such as names, contact numbers and shopping preferences from user visiting its website. जो भी वेबसाइट पे उसके विजिट करते हैं, ठीक है, वो वेबसाइट ये डाटा कलेक्ट करती है. While the firm has implemented strong technical controls to protect this data from breaches or unauthorized access. कह रहे कंपनी आगे किसी को ये डिस्क्लोज नहीं होने देती, खुद ही कलेक्ट करती. बट इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट यूजर कंसेंट बिफोर कलेक्टिंग और स्टोरिंग सच इंफॉर्मेशन. वो आपने वेबसाइट पे जाके देखते हैं, वी यूज कुकीज. कभी वेबसाइट पे कभी विजिट किया, इस तरह का मैसेज आपने देखा है? एक्सेप्ट कुकीज है, एक्सेप्ट करते हैं. उसका क्या मकसद होता है? हाँ जी, इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उससे रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, बताते यही है. ऐसे फ्यूचर में आपकी जो हमारी सेम वेबसाइट में आएंगे तो सर्फिंग करेंगे तो आपकी इजी एक्सेस होगी, स्मूथ एक्सेस होगी. होती भी है, ये फायदा भी होता है. लेकिन वो कंपनी जाहिर है आपके लिए तो नहीं बिजनेस कर रही, उसका अपना भी तो इंटरेस्ट. अपना इंटरेस्ट क्या है ये उसने बताया. आपके बारे में डिटेल्स, शॉपिंग प्रेफरेंसेस वगैरह वो कलेक्ट करते हैं. पर लेकिन कंपनी में मसला क्या है? वो कहता है आपका डाटा सारा सिक्योर तो है कंपनी के पास, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर. तो ठीक है, कोई मसला नहीं है. अगर मेरी इजाजत के बगैर भी कोई कंपनी मेरा डाटा कलेक्ट कर रही है लेकिन आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर रही है, तो फिर ठीक है. कि प्रॉब्लम है? कंसेंट लेना जरूरी है. एनालाइज द एथिकल इशू इन्वॉल्वड इन दिस सिनेरियो. इन रेफर टू की प्रिंसिपल ऑफ एथिकल डाटा प्रैक्टिसेस वायलेटेड. क्या क्या एथिकल इशू है इसमें? हाँ जी, कस्टमर के परमिशन के बगैर उसका डाटा मेंटेन करना अनएथिकल है. हाँ, और ये कौन से डाटा प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है? ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंट रहे भैया. एक बताया ट्रांसपेरेंसी, साथ में दूसरा ऐड करना है तो फेयरनेस भी कर ले, यहाँ प्राइवेसी.
हालांकि प्राइवेसी आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि प्राइवेसी वायलेट तो नहीं हो रही। भाई प्राइवेसी, एक पर्सन भी अगर आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है ना, वो जनरल पब्लिक को नहीं भी प्रोवाइड कर रहा, वो भी प्राइवेसी की वायलेशन है। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन एथिकल प्रिंसिपल हमने पढ़े हुए हैं ना। शाबाश। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है जी? हाँ, ये तो आपका फेवरेट है। क्या? Organizations collect a vast amount of information from diverse sources such as database, online forms, email, social media, web activity logs. This information can be categorized into structured, semi-structured and unstructured data, each with a distinct characteristics and storage format. ऐसा ही है हर तरह का डाटा। Can explain the term structured, semi-structured and unstructured data. For each category, give at least 2 examples. Structured टेबल्स की फॉर्म में, जैसे एक्सेल, ठीक है, फाइनेंशियल डेटाबेस। और अनस्ट्रक्चर्ड सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस, आर्टिकल। और सेमी स्ट्रक्चर्ड कौन सा? HTML, XML, JSON फाइल्स। एक छोटी सी फाइल, अब वैसे तो आप पहले भी दिखाया था आपको, लेकिन हाँ एक था फिर ये है हमारे पास फाइल। कौन सी है ये फाइल? जरा देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं रहने दे, फोकस नहीं करना किसी। ये नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा है? ये सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये एक फाइल है, ये इसकी टाइप लिखी हुई है HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कौन सी है? HTML। अब इसका साइज पता नहीं कैसे बढ़ेगा, लार्ज साइज हो तो जाता है वैसे, लेकिन मैं नॉर्मली उसे काम नहीं करता, कंफर्टेबल नहीं रहेगा मुझे। व्यू लार्ज कर देते हैं, ये लीजिए। अब ये देखा, ये अजीब सा आ गया व्यू, हमें नहीं चाहिए लार्ज, हमें आप डिटेल वाला सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब ये HTML है, इसमें ये वेब पेजेस में यूज होता है, बताया था ना आपको। जैसे ये वेब पेज, आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा, ऐसा ही है। उसमें कुछ आप हर तरह का डाटा, आपको इमेजेस भी नजर आ रहे हैं, आपको कुछ डाटा जो है वो किसी हद तक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी मिल रहा है, और कुछ ये जो है ना, ये डाटा ये है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये जब हम एप्स बनाते हैं ना, समझ लीजिए, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। ये आपका फ्रंट एंड है, इसमें आपको पता नहीं चलेगा डाटा कैसे स्ट्रक्चर्ड हो रहा है। जब बैक एंड पे जाएंगे ना, ये देखिए मैं बैक एंड में जाने लगा, बैक एंड प्रोसेसिंग करने लगा। क्या करने लगा? बैक एंड प्रोसेसिंग। अब ये देखिए, ये वो सारा मेरा कोड है या डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें मेंटेन हुआ। यहां पे देखिए, वो एक तरतीब आपको बज़ाहिर तरतीब नजर नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आपको चीजें सिस्टमेटिकली नजर आ रही होगी। भाई ये ब्रैकेट नजर आ रही है कुछ देर के बाद, फिर टेबल आने लगा, उससे पहले टेबल लिखा हुआ है, फिर ये उसने आगे विथ है, उसके आगे विथ साइज लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 80% कर दूंगा तो क्या होगा भला? 100% है। बैक एंड पे 80% कर दूंगा, फ्रंट एंड पे फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब देखिए, चीजें रैंडमली नहीं लिखी हुई, एक्सेल की तरह तरतीब भी नहीं है, लेकिन रैंडम भी नहीं है। उसने यहाँ पे पहले आपको कोई ना कोई आइटम दी है कि आगे उसकी वैल्यू दी है, की वैल्यू कह लें, की वैल्यू पेयर बना के हमेशा। ठीक है, पहले बैकग्राउंड कलर क्या होगा? ये अगर कोई दूसरा टेबल होगा उसका बैकग्राउंड कलर अलग बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग बैकग्राउंड कलर, ये कोई दूसरा टेबल है, इसका बैकग्राउंड कलर ये ऐसे कलर के नंबर होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, ये इसने बताया हुआ। तो जब इस फॉर्म में आप डाटा मेंटेन करते हैं, ये क्या कहलाता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। यानी रोज और टेबल्स की शक्ल में नहीं है, लेकिन एक खास तरतीब से आ रहा है। जब कभी कोई भी उसने डाटा प्रेजेंट करना होता है, पहले उसका नाम बताता है, मैं क्या प्रेजेंट करने लगा हूं, फिर इसको प्रेजेंट करता है। नोट किया आपने? पहले बताएगा कलर, फिर आगे उसके कलर का नंबर या नाम बताएगा। तो ये है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलहाल नेक्स्ट अब कल पे रख लें क्योंकि टाइम हो गया हमारा कंप्लीट, 8:55 हो गया। चलिए, कल इंशाल्लाह 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, वो कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में मुझे बताइए कितने स्टूडेंट को आज का लेक्चर डिफिकल्ट लगा? हाथ उठाइए। शाबाश। हाइब्रिड क्लास में भी, रूम नंबर 4, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6। ओके, कितने स्टूडेंट्स को मॉडरेट लगा और कितनों को इजी लगा? हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो हर कंसेप्ट इजी लगना है इस चैप्टर का।
चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।